नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पूरे देश में खास तौर से मुंबई और दिल्ली में एयर पोल्यूशन का खतरा काफी बढ़ गया है। दिल्ली में तो हर साल करीब 54,000 लोगों की असमय मौत की वजह एयर पोल्यूशन ही है। उत्तर भारत में ठंड के दौरान ये और जानलेवा साबित हो जाता है और ये न केवल अब हार्ट और लंग को बीमार कर रहा है, बल्कि एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक अब पॉल्यूशन का सीधा खतरा ब्रेस्ट कैंसर से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आज हम खास तौर से मुंबई के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि दिल्ली में और उत्तर भारत में तो हम पॉल्यूशन के बढ़ने की बातें अक्सर सुना करते थे। सर्दियां जैसे जैसे बढ़ती हैं वहां पर प्रदूषण की मार गहराती रहती है, लेकिन मुंबई जैसे जिसका एक बड़ा हिस्सा समुद्री हवा से खुला हुआ है, वहां पर भी गहराते पॉल्यूशन की पड़ताल करना बहुत जरूरी है। बहुत खास मेहमान आज की चर्चा में होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में एक अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है। ये जंग हर साल करीब 40 लाख लोगों की समय से पहले मौत की वजह बन रही है। आप सोच रहे होंगे कि लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली आखिर ये कौन सी जंग है जिसे आपने नहीं देखा सुना, तो हम आपको बता ही देते हैं। ये जंग है वायु प्रदूषण के खिलाफ पूरी मानव जाति की जंग। चौंकिए नहीं, यही सच्चाई है। दरअसल दुनिया भर में 90% लोग हवा के तौर पर जो सांस ले रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। भारत की बात करें तो अकेले दिल्ली में ही सालाना करीब 54,000 लोग हवा में तैरती जहरीली गैस के चलते समय से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं मुंबई में साल 2020 में करीब 25,000 लोगों की मौत की अकेली वजह खराब एयर क्वालिटी रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने के सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही इंसान हार्ट अटैक की चपेट में आ सकता है। इसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी ACS कहते हैं। इसमें हार्ट तक खून पहुंचाने वाली धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं और व्यक्ति हार्ट अटैक की चपेट में आ जाता है। फिलहाल तो हम अब तक यही जानते आए हैं कि वायु प्रदूषण की सबसे अधिक मार हार्ट और लंग पर ही पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी एयर पोल्यूशन के कुछ बड़े खतरे हैं। फ्रांस और अमेरिका की एक स्टडी में पता चला है कि वायु प्रदूषण के सबसे घातक पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसे PM 2.5 भी कहते हैं, ये महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फ्रांस की स्टडी के मुताबिक हवा में PM 2.5 के लेवल के 10 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 28% तक बढ़ जाता है। वहीं अमेरिकी स्टडी के मुताबिक जिन इलाकों में PM 2.5 लेवल बढ़ा हुआ पाया गया, वहां ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में 8% की बढ़ोतरी देखी गई। PM 2.5 के कण हार्ट के जरिए ब्रेस्ट की कोशिकाओं के संपर्क में आ रहे हैं। इससे ब्रेस्ट टिश्यूज में असामान्य विकास होने लग जाता है, जो ट्यूमर की वजह बन रहा है। ये ट्यूमर कब कैंसर में तब्दील हो जाता है पता भी नहीं चलता। ये खतरे बेहद अलार्मिंग है, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खानपान को ही अब तक जानलेवा बीमारियों की वजह माना जाता रहा है। लेकिन एयर पोल्यूशन के बढ़ते खतरे ने सेहत के खतरे को और जोखिम में डाल दिया है। एयर पोल्यूशन के दूसरे खतरों की बात करें तो फेफड़ों से जुड़े ब्रोंकाइटिस, कैंसर और अस्थमा के खतरे के अलावा आंखों और स्किन के लिए भी घातक साबित हो रहा है। फिलहाल तो उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में दिवाली के पटाखे, पराली और स्मोक का ट्रिपल अटैक हवा को और जहरीला बनाने का काम करेगा। वहीं मुंबई में लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क भी PM 2.5 और PM 10 कण के बढ़ने की वजह बन रहे हैं। ऐसे में इस जानलेवा वायु प्रदूषण को लेकर सरकार को एक ठोस रोड मैप तैयार करना होगा, वरना ये एयर पोल्यूशन असमय होने वाली मौत के आंकड़े को और बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए परिचय आज के मेहमानों से करा दें आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश चावला, सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं विवेक चट्टोपाध्याय साहब, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल में, CSC में फिलहाल हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं सुमेरा अब्दुल अली, वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं। सुमेरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम शो पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर चावला आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और हालांकि मुंबई में भी अब बीते 2-3 सालों से चर्चा हो रही है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये पूरा फिनोमेना ऐसा लगता था कि नदन पार्ट की तरफ ज़्यादा है, और ख़ास तौर से जो लैंडलॉक्ड सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली है या आसपास के इलाके हैं, वहाँ का ये कंसर्न रहता था। मुंबई में इसके बारे में ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी और उसके एविडेंसेस भी थे। पीक सीजन जब पोल्यूशन का होता है तो
यदा कदा ही वेरी पुअर की सिचुएशन हम देखते थे, लेकिन बीते कई सालों में ज़्यादा दिन ऐसे देखने को मिल रहे हैं मुंबई जैसी सिटी में जहां पर वेरी पुअर की सिचुएशन या सिवियर की सिचुएशन है। क्या कारण आप इसका मान रहे हैं सर, और इसका आम लोगों पर क्या असर हो रहा होगा? देखिए, दिल्ली में तो बहुत सालों से पिछले 25-30 सालों में इसका जो कंसंट्रेशन है, सब पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ गई है। और सर्दियों में खास करके जब विंड मूवमेंट बहुत कम होता है, डस्ट पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती, तो वो नीचे के तह पर जमे रहते हैं। और उसके बहुत सारे कारण हैं। पराली होता है, व्हीकुलर पप जो है इमिशन, वो तो शुरू से ही चल रहा है। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क है। और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, ये कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हालांकि मेट्रो दिल्ली में किया है, अभी भी बहुत स्कोप है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने का। मुंबई में ज़्यादातर ये नहीं देखा जाता था, वहाँ विंड्स बहुत चलती हैं। रात को अगर आप देखो समुद्र के किनारे तो काफ़ी हवाएं चलती हैं, तो उससे वो मूवमेंट होती रहती है। मगर अब पिछले कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन वर्क मुंबई जैसे शहर में बढ़ गया है। व्हीकुलर जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, वहाँ भी बढ़ गए हैं, बहुत कंजस्टेड हो गया है। तो अब ये चीज़ें वहाँ भी दिखने लगी हैं। बट फिर भी वहाँ कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज उसका मेन कारण है कि जो विंड की मूवमेंट है वो उतनी कम नहीं होती सर्दियों में, और वहाँ सर्दियाँ होती भी नहीं हैं। विंड की मूवमेंट ज़्यादातर रहती है। मुझे तो यही मेन रीज़न लगता है। बट अब क्योंकि ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत हो रहा है, तो इसलिए मुंबई जैसे शहर में भी पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। विवेक जी, आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि स्मॉग की लेयर भी अगर आप देखेंगे मुंबई में, मैं पर्टिकुलरली इसीलिए थोड़ा सा बात करना चाहूँगा क्योंकि मुंबई चौंकाती है। दिल्ली पर तो बहुत सारी बातें हुई हैं और काम भी होते हैं, अब वो कितने धरातल पर उतर पाते हैं ये हम सबके सामने हैं। लेकिन मुंबई में स्मॉग की लेयर लगातार मोटी होती जा रही है। सिवियर जो डेज हैं AQIs के, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2020-21 में जहां 18-20 होते थे, वो 150-200 के तक जाने लगे हैं। क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं? सिर्फ कंस्ट्रक्शन या बात कुछ और भी है? देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन तो शामिल है ही, परंतु एक मुद्दा है कि इंडस्ट्रियल एमिशंस, क्योंकि महाराष्ट्र जो है एक बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। और भारतवर्ष में सभी राज्यों में अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो कि नॉन अटेनमेंट सिटीज कहे जाते हैं, जो कि लगातार प्रदूषण के मानक मीट नहीं कर रहे हैं, उनकी संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हुआ है, इसके चलते फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग होता है वो काफी ज्यादा है, जिसमें फ्यूल ऑयल है, कोल है और कई तरह के और भी पदार्थ हैं, इनका कंबशन होता है। और इंडस्ट्रियल एमिशंस, ट्रक का मूवमेंट हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन जो कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है उसमें नॉर्म्स नहीं पालन किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के द्वारा, और सरकार की लापरवाही नियमों को इम्प्लीमेंट करने में, गार्बेज बर्निंग ये भी एक समस्या है, कई इलाकों में देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से कई कारण हैं, और विशेष रूप से जो सर्दियों के वक्त में जो ह्यूमिडिटी होती है वो पॉल्यूशन को ट्रैप करती है। और एक इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी मुंबई के बारे में, जिसमें कहा गया था कि पार्टिकुलेट मैटर 1 माइक्रोन साइज के PM1 PM 2.5 से भी जो छोटे होते हैं उनकी संख्या मुंबई में बहुत ज्यादा है। यानी कंबशन का सोर्स, यानी जो बर्निंग का जो कंट्रीब्यूशन है मुंबई में ज्यादा है, और उसके हेल्थ के दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल कैपिटल है हमारे इंडिया का, इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, और विशेष रूप से नॉर्दर्न इंडिया में ध्यान दिया जाता है ज्यादातर। और हम ये भरोसे में रहते हैं कि शायद सी ब्रीज हवा प्रदूषण को लेके चली जाएगी, ये संभव नहीं हो पा रहा है। प्रयास हमें करने होंगे, और ये ढिलाई जो है मेरे ख्याल से सारे महकमों से या फिर सारे डिपार्टमेंट से ये हमें दूर करना होगा। उस वहां भी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान क्यों नहीं लागू होता? वहां भी हम साल भर का जो प्रदूषण नियंत्रण का उपाय है या प्लान है वो लागू क्यों नहीं करते हैं?
पब्लिक और ट्रांसपोर्ट इसमें अभी इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कमजोर बात है। एब्सोल्युटली आपने सही बोली। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअल में जो ये इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान की बात होती है, मैं सुमेरा जी के पास अब आना चाहूँगा। सुमेरा जी, पॉलिसी लेवल पर भी अगर देखा जाए, एक पर्यावरणविद के नज़रिए से आप जब चीज़ों को एनालाइज करती हैं तो उसमें पॉलिसी लेवल पर आपको कहाँ पर इंटरवेंशन में प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं? हम कहते तो हैं कि एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हर कोई यही सोचता है कि ये फलां डिपार्टमेंट का काम है, ये तो फलां डिपार्टमेंट देखेगा, इसमें हमारा क्या। अच्छा, जो पॉल्यूशन वाले पॉकेट्स हैं नदन पार्ट्स में, वहाँ पर तो पब्लिक प्रेशर इतना होता है, मीडिया में हेडलाइंस बन जाती हैं, तो वहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन दिखता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सच कुछ होता नहीं है। ले देकर बीएमसी एक आध दो सर्कुलर जारी कर देगी, उसके बाद काम हो जाएगा, लेकिन 1500 जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ चल रही हैं, रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, उनसे जुड़े हुए तो तमाम महकमे हैं, पीडब्ल्यूडी है, जल निगम है, बात तो कहाँ पर आप देखती हैं? प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा अगर जेन्युइनली डीप रूटेड होके जाएं, लेकिन आपका एनालिसिस मैम। मेरा तो ये कहना है कि मुंबई पिछले सालों में अंटिल लॉकडाउन के बाद ये एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, और उसका एक ही कारण है जो सब लोग मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ चुकी है। और ये कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, हमको ये भी देखना है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें प्राइवेट बिल्डिंग्स है, उसमें सब कुछ है। तो जबकि गवर्नमेंट सर्कुलर निकाल रही है बट अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये सर्कुलर्स कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। दूसरी ये बात है कि हम पिछले स्पीकर से भी सुना और सबको पता है कि मुंबई दिल्ली के जितना एयर पोल्यूटेड नहीं हो सकता है, बिकॉज दिल्ली इज लैंडलॉक्ड और मुंबई का समुद्र है, जो कि हवा चलती है, वो सब समुद्र के कारण वजह है दैट वी हैव रिमेन्ड अनपोल्यूटेड। बट हमने ऐसा एक ऊंचा सा रास्ता बनाया है और बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ब्लॉकिंग द सी। तो हम जो लैंडलॉक सिटी कभी नहीं थे पहले, अभी हम लैंडलॉक सिटी बन चुके हैं दिल्ली जैसे ही। और वो लैंडलॉक जो एरिया है जहाँ के वो सी ब्रीजेस चलते हैं, वहां सब में ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से, और आगे जाके सब में ज्यादा पोल्यूशन होगा, जबकि वेहिकुलर ट्रैफिक हम उधर ही ले रहे हैं। उसकी हाइट इतनी है कि हम जो नीचे सिटी में रहते हैं वो एस्केप कर ही नहीं सकते हैं। तो आप कितने भी सर्कुलर्स निकालो, मुझे तो लगता नहीं है कि ये सर्कुलर्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं टू टेक अस बैक ये जगह पे जहाँ के हमारे सी ब्रीजेस अपने काम कर सके। तो हमारी एक ही मिटिगेशन मेजर थी पहले, जो कि पूरे हमारे वेहिकुलर ट्रैफिक, हमारी इंडस्ट्रियल ट्रैफिक, हमारे गार्बेज बर्निंग और हमारी छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल में रखता था, दैट इज आवर सी ब्रीज। उसको हमने ब्लॉक कर दिया है और हमने कंस्ट्रक्शन की वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ाया है विदाउट एनी मेजर्स, जो कि दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन होती है, पर इतना पोल्यूशन नहीं होता है जो कि आंख से दिखे। और हमारा कोई सिस्टम नहीं है जो कि वो बीएमसी हमको कम से कम कहे कि इतना पोल्यूशन है, आपको ये एक्टिविटीज करना चाहिए, आपको ये एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए इन दिस सिवियर एयर पोल्यूशन। मुझे लगता है कि अब तक क्योंकि मुंबई में पोल्यूशन पे बात नहीं होती थी, तो यहाँ पर भी एक तरह से केक वॉक की स्थिति थी कि यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बाकी चीज़ों के बारे में चिंता करनी या नहीं करनी है, कम से कम पोल्यूशन के बारे में तो नहीं करना है क्योंकि इतना बड़ा समंदर है। लेकिन जो मैम ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राकृतिक रूप से आपका एक स्पेस ओपन था, लेकिन आपने उस पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करके एक कृत्रिम दीवार बना दी है। तो अब मुंबई को आप नॉन लैंड लॉक्ड सिटी ना बोलें। अब ये भी एक तरह से आप एक तरफ समंदर की तरफ आपने सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी हैं, तो वो आपने लैंड लॉक बना दिया है, और इसलिए ये समस्या दिन ब दिन गहराती जा रही है। और अंदर जो आपके गार्बेज बर्निंग और बाकी जो आपके पॉकेट्स हैं, वहाँ के आसपास का AQI अगर आप एनालाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति जानता होगा कि जहाँ जहाँ पर ये जो प्लांट्स बनाए गए हैं वहाँ पर एयर पॉल्यूशन की स्थिति क्या है। ये थोड़ा सा मुंबई पे हमने इसलिए फोकस किया क्योंकि मुंबई पे अक्सर बात होती नहीं है। लेकिन आप ब्रेक के उस पार, पॉल्यूशन अब एक ग्लोबल फिनोमिना है, और जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया कि अब उसे ब्रेस्ट कैंसर से भी जोड़ा जा रहा है। 1 घंटे में हार्ट अटैक भी आ सकता है। बहुत तरह की अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। निपटना कैसे है? सीजन हमारे सामने है, क्या उपाय? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मौसम और प्रदूषण ये दोनों एक तरह से डबल अटैक लेकर आए हैं और इसीलिए इनको लेकर आज पूरी दुनिया चिंतित है। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, खास तौर से भारत में और मुंबई जैसे इलाकों में जहां पर अब तक पॉल्यूशन का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं हुआ करता था, यहाँ पर चिंताएं बढ़ने के कारण क्या है और करना क्या है। डॉक्टर राजेश चावला, अब हमेशा की तरह वही पुराना सवाल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सरकारें कब करेंगी, क्या करेंगी, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक आम इंसान के हाथ में क्या है सर? बिल्कुल अब हम उस सीज़न में पदार्पण कर चुके हैं जब पॉल्यूशन सबसे सीवियर रूप में हमारे सामने होगा। देखिए, 4-5 चीज़ें हैं जो आप जैसे कह रहे हैं वही सवाल, तो मैं उनके बारे में आंसर करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले लोग बहुत सारे खास करके एल्डरली हैं, सुबह सैर के लिए जाना चाहते हैं और इतना हैवी पोल्यूशन है खास करके इस मौसम में। तो देखिए, जिनको बीमारी है, जिनको कार्डियक इलनेस है, जिनको रेस्पिरेटरी की कोई बीमारी है, या क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ चेस्ट की बीमारियां नहीं करता, हार्ट की बीमारियां भी करता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब तो PM 2.5 ब्रेस्ट कैंसर से भी रिलेटेड है। जिसको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी, कार्डियक खास करके और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, उनको इन दिनों जब पोल्यूशन लेवल हाई है तो बाहर सुबह सुबह सैर के लिए नहीं जाना चाहिए। जब धूप निकल आए, थोड़ा ठीक हो, और प्रेफरेबली मास्क डालें। अब जो सिंपल ऐसे कपड़ा बांध लेते हैं या जो सर्जिकल मास्क है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मास्क अगर आपको लगाना है मिनिमम N95 और वो टाइट होना चाहिए, और वो लगा के आप भागिए नहीं, सिर्फ सिंपल सैर के लिए जा सकते हैं। और बाकी सिंपल मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इससे बेटर भी मास्क होता है कि N95, बट N95 इजीली अवेलेबल है, कोविड में लोगों ने लगाया भी है, तो उसको लगा के आप सैर के लिए जा सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति भी जा सकता है, बट मेरी ये सजेशन है कि अगर आपके पास जल्दी कोई नहीं है तो थोड़ा धूप निकलने के बाद जब थोड़ा मूवमेंट हो जाता है तब आप सैर के लिए जाएं, और ऐसी जगह ना जाएं जहां व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि लोग एयर प्यूरीफायर और इन चीज़ों की बात करते हैं। ये भी देखिए, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए एयर प्यूरीफायर रिकमेंडेड नहीं है। एयर प्यूरीफायर क्या करता है कि वो सारे जो कण हैं आपके कमरे में वो खींच लेता है और गंदी गैसेस एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मगर अगर आप उस कमरे के बाहर नहीं जाते हैं तभी आपके अंदर वो साफ़ एयर जाएगी। मगर अगर आप बार बार किचन में जा रहे हैं, बार बार लॉन्ज में जा रहे हैं, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए एयर प्यूरीफायर भी, कोई व्यक्ति सांस का रोगी है, कार्डियक इलनेस है, घर पे है, तो ऐसे व्यक्तियों को एयर प्यूरीफायर, नॉर्मल व्यक्तियों को नॉर्मली हम लोग एयर प्यूरीफायर नहीं रिकमेंड करते। ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे जी। दूसरा ये है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है जाने की तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आप कोई चीज़, अब जैसे मौसम, जैसे ही दिवाली आती है सड़कें भर जाती हैं ट्रैफिक से, आप अपना जो भी काम है अभी कर लें, थोड़ा पोल्यूशन कम है तो अपने आप को उस तरह से बाहर निकलें जब पोल्यूशन कम होता है। बिकॉज जब तक के गवर्नमेंट लेवल पे मेरा ये मानना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं करते हैं। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ किया है कि वो AC बसेस होंगी और प्राइवेट को भी कहा है, ये लार्ज स्केल पे होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही अब दिल्ली जैसे शहरों में ज़्यादा इनकरेज होने चाहिए। दूसरे जो व्हीकल हैं उनकी सेल इन सिटीज़ में काफ़ी कम हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ ये हर साल हम बात करेंगे और ये साल दर साल बढ़ता रहेगा, लोगों की बीमारियां बढ़ती रहेंगी। एब्सोल्युटली सर, और मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो होना ही चाहिए। हम पॉकेट में ज़रूर देखते हैं जहाँ जहाँ सिवियरिटीज़ होती हैं, जैसा हमने शुरुआत में भी इसका जिक्र किया था। लेकिन विवेक जी, किया क्या जाए? ये एक ऐसा प्रश्न हो गया है जो बड़ा अनिर्वचनीय सा है, जिसका कोई समाधान नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि ये सवाल ही अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हो ही नहीं सकता। हम ये मान के चलते हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और शायद हमारी अप्रोच भी इसी तरह की नज़र आती है। इंडस्ट्रियल और व्हीकुलर एमिशन है, हम सब जानते हैं, अर्बनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन है, वेदर कंडीशंस भी हैं। आपके मुंबई में तो पोर्ट, शिपिंग
जो दूसरे हॉटस्पॉट्स की कंडीशन सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद एक्शन प्लान क्यों नहीं? देखिए, इसमें अगर जब तक हम एक्शन प्लान बनाएंगे नहीं और सीरियसली उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि क्या क्या हमारे पॉकेट्स हैं पॉल्यूशन के, और इन्वेंट्री हमें करनी होगी कि कितने पॉल्यूटिंग यूनिट्स हैं, किस तरह के हैं, किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, किस टेक्नोलॉजी के हैं, कितना प्रदूषण करते हैं, तब तक हम ये भी नहीं जान पाएंगे कंट्रोल कहाँ करना है। और कुछ चीजें तो विजिबल होती हैं, जैसे कि गार्बेज बर्निंग है, उसमें तो इमीडिएट कंट्रोल होना चाहिए, फायर ब्रिगेड को खुद ही अलर्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। परंतु इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे पॉल्यूशन करती हैं जिसमें कंट्रोल करना आसान नहीं होता अनलेस अनटिल अगर टेक्नोलॉजी आप इम्प्रूव नहीं करते। तो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आपको गैस में परिवर्तित करना होगा। जितने बिना गैस के चलने वाले इंडस्ट्रीज हैं उनको आप नोटिफाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें चेंज होना है। गाड़ियों को डेफिनेटली एक डेडलाइन देनी होगी, शहर को डिक्लेयर करना होगा कि 2000 से बाय 2030 हम लोग इतने % गाड़ियां शहर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लाएंगे, या फिर इसके बाद से इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे ख्याल से युद्ध स्तर पर प्रयास होने चाहिए। इस तरह से हम प्रयास अगर करेंगे कि कुछ कॉरिडोर्स हम बना दें और उससे सोचे कि समस्या हल हो जाएगी, नहीं होगी। ये हमें पूरा नेटवर्क तैयार करना होगा। आप दूसरे शहर देखिए जो बॉम्बे के जैसे डेवलप हुए हैं, सिंगापुर हुआ, हांगकांग हुआ, वो कैसे कंट्रोल कर पाए। वहां के जो लाइसेंस जो लेना होता है गाड़ी का, वो गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा होता है। पीक आवर्स में आप गाड़ियां जब निकालते हैं तो पार्किंग चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां उपलब्ध है। बट मेरे ख्याल से नियमों में लेकिन ये सख्ती लानी होगी। ये जो मानसिकता में जो परिवर्तन है, सरकार इसके लिए कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एब्सोल्युटली सर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मानसिकता में भी अगर परिवर्तन आएगा, ये लोगों की रूटीन लाइफ का हिस्सा बन पाएंगे, उसके लिए एक लंबा समय लगेगा। ऐसे नहीं कि आज आपने सख्तियां लागू कर दी और कल से लोग एकदम शुरुआत में बड़ी खींचतान चलेगी, लेकिन शुरुआत तो होता ही है कि एक दिन आपने कुछ अनाउंसमेंट किया, फिर 2-4 दिन बाद आप दबाव में उन अनाउंसमेंट्स को वापस ले लेते हैं। नतीजा ये होता है कि वो सस्टेनेबल नहीं रह पाती और इसी तरह से चीज़ें आधी अधूरी रह जाती हैं। जबकि हम जानते हैं सुमेरा मैम, हम जान रहे हैं, हम दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास लिस्ट है टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड हिंदुस्तान में है। हम दिल्ली की बात छोड़ दें, बेगूसराय, सहरसा, पटना, ये ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं। इतना बड़ा तमगा हमको मिला हुआ, ये कलंक है भारत के ऊपर। इसको बाहर करने के लिए, इसको धुलने के लिए कुछ तो हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा मैम। ये सब चीजें कंट्रोल होंगे जब लोग डिमांड करेंगे कि इसको कंट्रोल करो इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन हेल्थ। जब तक के लोग उठ के डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में आप कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे पोल्यूशन कम हो, आप कवरिंग कर सकते हो। सब पेपर पे है, हमारे रूल्स इम्प्लीमेंट होता नहीं है। और इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है? इम्प्लीमेंट इस वजह से नहीं होता है कि लोग डिमांड नहीं करते हैं कि इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। तो अभी ये पहला कौन सा आएगा इसकी बात हो चुकी है कि पहले गवर्नमेंट एक्शन प्लान बनाएगा कि पहले लोग डिमांड करेंगे। तो मैं तो अपील करूंगी हर एक को कि आप एक सोसाइटीज में, या कि हमारे जो मुंबई शहर में इतने अच्छे ALMs हैं, एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट एरियाज हैं, वो एयर पोल्यूशन मीटर्स में इन्वेस्ट करें और अपने अपने एरियाज में लोकली क्या सोर्सेज हैं। जैसा आप अपने रास्तों को पॉटहोल फ्री रखने की कोशिश करते हैं, अपने वाटर सप्लाई, अपने गार्बेज सप्लाई, और फिर BMC को बोलते हैं हमारे रोड में हमको ये चाहिए। हमको अभी ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हमारे एरिया में एक कंस्ट्रक्शन साइट है या गार्बेज बर्निंग है या ऐसे और कोई चीज है, तो हम डिमांड करें एट लोकल लेवल। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैम, क्योंकि ये पॉलिसी कंसर्न का विषय तो होना चाहिए, साथ ही पब्लिक कंसर्न का भी विषय होना चाहिए। हम जो रोज मीटिंग्स करते हैं अपने सोसाइटीज वगैरह में, उन पे इस बात की चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ मुंबई नहीं, जैसा मैंने कहा 2022 में जो टॉप 10 वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज
एक लिस्ट जारी हुई थी, उसमें 7 हिंदुस्तान में थी। उन 7 के 7 शहरों में तो कम से कम इमीडिएटली इस तरह की बातें हो जानी चाहिए। आपके गांव मोहल्ले आपस में बात कीजिए और डिमांड कीजिए सरकार से कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास धुंध ना दिख रही हो। क्योंकि मुंबई का ही अभी हम डेटा डिस्कस कर रहे थे, PM10 में PM2.5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिल्ली से भी ज़्यादा है। तो हो सकता है आपको बड़े बड़े धुंध ना दिख रही हो, लेकिन आपके लंग्स तक जो चीज़ जा रही है वो ज़्यादा घातक है। इसलिए हर जगह आपको जागरूकता लानी है। उम्मीद करते हैं कि सूरत बदले। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राजेश, थैंक यू सो मच सर। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमेरा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।